हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है 150 सवाल में से 142 प्रश्नों पर उठी आपत्ति। तो दोस्तों, ये देखिए कैसी अजीब बात है। आप लोगों की कल तक आपत्ति लेने का लास्ट दिन था। कल शाम को 6 बजे तक आपत्तियां ली गईं। तो इसमें जब आपत्तियों पर चेक किया गया कि कितनी आपत्तियां हुई, तो इसके आधार पर जब निर्णय निकाला गया तो देखा दोस्तों 150 सवालों में से 142 प्रश्नों पर आपत्ति ली गई। ये दोस्तों प्रयागराज की न्यूज है और इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, शिक्षक बनने के दावेदारों ने पूरी परीक्षा का ही मखौल उड़ा दिया। लिखित परीक्षा की पारदर्शिता के लिए उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मांगने की उम्दा परंपरा में ये बात सामने आई। इम्तिहान में कुल 150 सवाल पूछे गए। इन प्रश्नों की उत्तर कुंजी पिछले दिनों जारी करके आपत्तियां ली गई थी। इनमें से 142 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भेजी हैं। केवल 8 प्रश्नों को अभ्यर्थियों ने पता नहीं क्यों बख्श दिया, अन्यथा सारे प्रश्नों के सवाल संदिग्ध हो जाते। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 142 प्रश्नों पर आपत्तियां बहुत बड़ी बात होती है। और यदि देखा जाए सही से तो मुश्किल से 6 से 7 प्रश्न ऐसे थे जिनमें कि कन्फ्यूज़न था या जिनके आंसर गलत माने जा सकते हैं। उसमें भी दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन ही सिर्फ देखे जाएंगे जिन पर नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और इसके बाद 142 प्रश्नों पर आपत्ति दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, ये तो ऐसी बात है कि आप सभी के पास लोकतंत्र है, आप सभी लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो आपत्तियों का समय अब निकल चुका है। आपने आपत्तियां दर्ज करा ली हैं। अब आप लोग इंतजार करिए। अब आपके पास सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और जो अपने गुणांक चेक करना है, ये सब कार्य तब तक संपन्न करा लीजिए, क्योंकि लगभग मान के चलिए इतनी ज़्यादा आपत्तियां हैं तो 3 से 4 दिन इन आपत्तियों को छांटने में लगेंगे। उसके बाद ही आगे की प्रोसेस हो पाएगी। देखिए, लिखा है शुक्रवार शाम 6 बजे तक 33,000 अभ्यर्थियों की आपत्तियां ली गई। तो दोस्तों, कुल 33,000 अभ्यर्थियों ने 142 प्रश्नों पर आपत्ति की। और दोस्तों, इनमें से कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 बार सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर बार-बार आपत्ति की है। ऐसे में एक बार आपत्ति करने वालों की संख्या लगभग 21,000 सामने आई है। तो अगर सही संख्या बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 20 से 21,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। सूत्रों की माने तो करीब 9 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अधिकांश ने आपत्ति की है। परीक्षा संस्था आपत्तियां देकर अवाक रह गई, क्योंकि परीक्षा के बाद छुटपुट प्रश्नों के उत्तर विकल्प को छोड़कर किसी सवाल के जवाब पर कोई संशय नहीं था। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। 8 से 9 प्रश्न इस प्रकार के हैं जिसमें आपत्तियां दी जा सकती थी, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या जिनके आंसर गलत लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब चलिए, ये तो सरकार के ऊपर है। ये तो जो जो विशेषज्ञ लोग बैठाले गए हैं, अब वो लोग इन सभी आपत्तियों को चेक करेंगे। जो आपने उसमें जो साक्ष्य लगाए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर देखेंगे कि किस किस प्रश्न पर अंक मिल सकता है। तो दोस्तों, अब ये देखना ये होगा कि इसमें कितना समय लगता है। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग 3 या 4 नंबर से रह रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सभी की जो 3-4 नंबर बढ़ के वो लोग अगर कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं, तो ये दोस्तों बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थी दोस्तों पहली खबर। इसके बाद अन्य न्यूज़पेपर्स की भी कुछ कटिंग वगैरह हैं, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए, लिखा है 150 प्रश्नों की परीक्षा में 142 प्रश्नों पर आपत्ति उठाई गई। और इनमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी दिए गए किस किस क्वेश्चन पर आपत्ति दी गई। तो इसमें पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। इसमें लिखा है, परीक्षार्थियों का कहना है कि इस प्रश्न को सिविल जजों की नियुक्ति के लिए उत्तराखंड एवं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था। इन दोनों आयोगों ने राजेंद्र प्रसाद को ही सही माना था। परीक्षार्थियों ने सबूत के तौर पर परिषदीय विद्यालयों की किताबों को साक्ष्य बनाया है, जबकि नियामक का मानना है सच्चिदानंद सिन्हा सही है। तो दोस्तों, अब इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें इस क्वेश्चन पर नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि साक्ष्य जो उन्होंने मांगे थे वो सिर्फ SCERT की बुक्स पे के आधार पर ही साक्ष्य मानने को तैयार थे। तो इसमें जो साक्ष्य दिया गया वो उसी के आधार पर दिया गया था। इसका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, श्वास रंध्र का प्रयोग श्वास के तौर पर कौन करता है। तो दोस्तों, श्वास रंध्र उसमें पूछा गया था, श्वास छिद्र दिया था उसमें। तो परीक्षार्थियों का कहना है कि शार्क, टारपीडो जैसी मछलियां श्वास रंध्रों का प्रयोग करती
हैं। साक्ष्य के तौर पर परिषदीय पुस्तकों की परिषदीय विद्यालय की पुस्तकों के साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी दोस्तों देखने वाला होगा कि इसमें नंबर मिलता है या नहीं मिलता, वैसे इसमें थोड़े कम चांसेस हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी निर्धारण का पैमाना क्या है। छात्रों ने एनसीईआरटी की किताबों को आधार मानकर तथा वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक को सही बताया। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो भारत में गरीबी निर्धारण का पैमाना निर्धारित किया गया है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया है, और बल्कि इसमें दिया था उपभोग के व्यय के आधार पर। तो ये तो क्वेश्चन निश्चित मानिए इसमें एक नंबर मिल जाएगा। तो अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं जिनमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं नंबर बढ़ने के। इसका दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों कई बुक्स में आपने देखा होगा गोरखनाथ दिए गए हैं, कहीं कहीं दिए गए हैं मत्स्येंद्र नाथ। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसमें भी दोनों क्वेश्चन सही, दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। परीक्षार्थियों ने परिषदीय विद्यालयों की पुस्तकों को आधार बनाकर गोरखनाथ सही उत्तर बताया है, जबकि परीक्षा नियामक का कहना है कि इसका सही उत्तर मत्स्येंद्र नाथ है। तो दोस्तों जो प्राइमरी की क्लास 6 की बुक है उसमें गोरखनाथ जी के बारे में दिया गया है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल कि नाथ संप्रदाय के और नाथ साहित्य के जो आरंभकर्ता माने जाते हैं वो गोरखनाथ जी माने जाते हैं, और ये मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य थे। तो दोस्तों इसमें भी देखना होगा, लगभग 3 क्वेश्चन तो ये आपके 100% श्योर वाले हैं जिसमें आपको नंबर मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। अब इसका दोस्तों आगे की कुछ अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं कि एक तो फेक न्यूज़ के बारे में बात चल रही है, दूसरी जो पेपर लीक के बारे में बहुत ही ज़्यादा व्यापक तौर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसका न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है। एनडीटीवी पर लगभग 1-2 दिन से इसके बारे में व्यापक चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरा पेपर लीक हो चुका है। तो इन बातों पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इसके पहले ये दोस्तों ये बिल्कुल साफ न्यूज़ की कटिंग है, देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आपत्ति की गई है और इन पर नंबर बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसका दोस्तों ये देखिए, कल और काफ़ी दिन से पीएनपी कार्यालय पर इलाहाबाद में काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, और परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, और इसको लेकर आंदोलन भी जारी है। लेकिन सचिव जो है परीक्षा नियामक के वो मिल नहीं पाए अभ्यर्थियों से, इसलिए आंदोलन थम नहीं रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। परीक्षार्थियों की मांग थी कि सचिव परीक्षा नियामक उनकी बात सुने। कार्यालय में मौजूद होने के बाद भी सचिव परीक्षार्थियों से मिलने को राजी नहीं हुए। सचिव परीक्षा नियामक अनिल चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षार्थी गलत मांग कर रहे हैं, उनके पास पर्चा आउट होने का कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा जो भी प्रश्न पत्र सामने आए हैं वह सभी परीक्षा पूरी होने के बाद के हैं। तो दोस्तों ये बात भी एक तरीके से मानी जाए तो इसमें अभी तक कोई इस प्रकार का प्रूफ नहीं मिल पाया है, ना ही ऐसी कोई पुष्टि हो पाई है कि ये जो कटिंग मिली है और ये जो पेपर के फोटोज हैं ये बिल्कुल प्रूफ के तौर पर नहीं देखे जा सकते हैं जब तक कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आती कि कहाँ पर पेपर लीक हुआ है और कहाँ से ये बात चली है। नहीं तो दोस्तों पेपर जब लीक होना होता है तो आप लोगों को मालूम होगा एग्जाम होने के मुश्किल से 1 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर ही पेपर कैंसिल कर दिया जाता। जब बीटीसी का भी पेपर हुआ था वही आप लोगों ने देखा होगा, और वो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था कि उस पेपर को तुरंत कैंसिल कर दिया गया था। पेपर होने के तुरंत बाद विज्ञप्ति जारी करके उसे कैंसिल कर दिया गया था। तो जब कभी भी पेपर लीक होता है तो उसके लिए तुरंत विज्ञप्ति जारी की जाती है और तुरंत पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है, इतने दिन वेट नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि ये इस वैकेंसी को अपने ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। और इसके बाद दोस्तों इलेक्शन 2019 सामने है बिल्कुल, तो इस टाइम पर ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भर्ती लेट हो या इलेक्शन तक थम जाए। इस वजह से कभी भी भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे, और ना ही उम्मीद है कि इस भर्ती में अब कोई कट ऑफ में चेंज किया जाएगा। तो आप लोग अभी से जो लोग रह गए हैं वो लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। निश्चित मान के चलिए कि लगभग 50-55 हज़ार वैकेंसी नेक्स्ट ईयर भी इसी समय तक आएंगी। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन प्रारंभ कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखना प्रारंभ कर दीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय कम मिलता है और बाद में फिर घबराहट भी होने लगती है। तो यदि आप लोग अभी से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, औरों से आप उतना ही आगे बढ़ जाएंगे जितना आप लोग अभी से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। और भर्ती यदि आप लोग उसमें शामिल हैं और उसमें आपके जो कट ऑफ है उसके अंतर्गत आ रहे हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आप लोगों को निश्चित मान के चलिए कि पूरे चांसेस हैं, जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उन सभी को नियुक्ति मिलने की पूरी चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जब तक कॉपी चेक नहीं हो जाती तब तक आप लोग कैसे बता सकते हैं कि किसी अभ्यर्थी के 140 नंबर हैं, किसी के 145 नंबर हैं। अभी दोस्तों ये सिर्फ फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं, सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि पेपर लीक हुआ,
पेपर कई जगह पर लीक हुआ है। लेकिन दोस्तों इससे ये प्रूफ नहीं मिल जाता कि अभ्यर्थियों के 140-45 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आंसर की रटना भी बहुत बड़ी बात होती है। और इसके बाद दोस्तों दूसरी बात ये कि इतने अधिक नंबर लाने के बाद जब काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी इतने अधिक नंबर लाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि भर्ती बाद में भी कैंसिल हो जाएगी, अगर इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं पूरा आप लोग जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं उनके पूरा सहयोग कर रहा हूं, उनके साथ में हूं और इसी प्रकार से आगे साथ देता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने लिए समय निकाल कर पढ़ाई की, सब कुछ किया है और बहुत ज़्यादा त्याग भी किया है। तो दोस्तों इसके बाद अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। तो अगले विषय विशेषज्ञ की ही राय होगी अंतिम, ये कोर्ट ने कहा है दोस्तों। तो विषय विशेषज्ञ की राय अंतिम होगी। कोर्ट ने जो पिछले 2-3 वैकेंसी से या यूपी टेट से देखा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन पर आपत्ति होती है, उसके बाद कोर्ट जाया जाता है, तो कोर्ट में वो विशेषज्ञ को बुलाकर कॉपियों को या क्वेश्चंस को चेक करवाते हैं। तो इस पर कोर्ट ने कह दिया कि जो विषय के विशेषज्ञ हैं वो जिस क्वेश्चन को सही मान लेंगे वही उनकी अंतिम राय मानी जाएगी। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब पर शीर्ष और हाईकोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुका है कि इसमें विषय विशेषज्ञ की राय अंतिम होगी। इसके बाद भी अभ्यर्थी अधूरी तैयारी के साथ आपत्तियां कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने तमाम प्रश्नों के जवाब का प्रकरण जाने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि दोस्तों जब तक उन्हें सही तरह से कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, वो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जिस आधार पर, जिस प्रक्रिया के तौर पर साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, यदि आपके पास ऐसी कोई पूरी न्यूज है तभी आप लोग साक्ष्य देंगे, तभी वो माना जाएगा। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि जो क्वेश्चन हो उसकी पूरी उसी प्रोसेस के आधार पर साक्ष्य भेजिए, और उम्मीद है दोस्तों 3 से 4 नंबर जो है वो निश्चित बढ़ेंगे, ये मान के चलिए आप लोग। अब अगली न्यूज है बीएड को प्राइमरी में शामिल करने से संबंधित। तो बीएड को प्राइमरी में शामिल करने से संबंधित एक याचिका और हो गई है। इसके पहले भी दोस्तों कई याचिकाएं हो चुकी हैं, उनकी सुनवाई भी चल रही है। तो दोस्तों प्रयागराज हाईकोर्ट में बीएड को प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्ति में शामिल करने के एनसीटीई की अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार ने जवाब मांगा है। तो राज्य सरकार से जवाब मांगा गया इसके तौर पर कि आपने एनसीटीई की सूचना पर कैसे अधिसूचना पर इनको शामिल किया है। इसको लेकर एक ये 28 जून 2018 के में जो अधिसूचना आई थी उसके आधार पर जो वैकेंसी निकाली गई थी उनमें बीएड वालों को शामिल किया गया था। लेकिन में उनसे जवाब मांगा गया है, पूछा जा रहा है कि आपने किस आधार पर शामिल किया है, क्योंकि बीएड और डीएड के कैंडिडेट जो है आपके पास उपलब्ध हैं और इसमें दिया गया कि उपलब्ध ना होने पर बीएड की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ याचिकाएं हैं, जो लोग भर्ती में शामिल हो चुके हैं निश्चित मान के चलिए कि आप लोगों को उसमें सफलता मिलेगी। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और आगे अन्य एग्जाम्स की तैयारी करिए। और दोस्तों जो लोग हो गए वो अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लीजिए। कोशिश करते हैं आज शाम तक आप लोगों को जो पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आप लोगों को तैयार करने हैं उस बारे में बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं। तो जल्द से जल्द उन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा लें और साथ ही साथ दोस्तों इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी आपके लिए अन्य कोर्सेज भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। यूपी टेट सी टेट की डेट्स भी लगभग फाइनल कर दी गई हैं, तो उनके आधार पर अभी से हम लोग पूरे क्रैश कोर्स प्रिपरेशन कराना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा रीट का भी एग्जाम आने वाला है, तो अनअकैडमी पर दोस्तों रीट से संबंधित मेरे कोर्सेज आप लोग देख सकते हैं। मैं जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस वगैरह भी उस पर लाने वाला हूं, तो इसके लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। इसी प्रकार से आपको आगे भी न्यूज़ मिलती रहेंगी, पढ़ाई के नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।